पति की मौत के बाद विधवा महिला दिल्ली जा रही थी। ट्रेन में मिला करोड़पति लड़का। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। भीड़ से भरी एक ट्रेन, रात का सन्नाटा और खिड़की के पास बैठी एक खूबसूरत विधवा महिला, जिसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था और दिल में टूटे हुए सपनों का बोझ। पति की मौत के बाद उसने सब कुछ खो दिया था, अपना घर, अपना पति। दिल्ली की ओर बढ़ती उस ट्रेन में उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर मिला उसे एक करोड़पति लड़का, जिसने उस विधवा महिला के साथ जो किया उससे पूरी इंसानियत रो पड़ी। रात को ट्रेन में उस विधवा महिला के साथ करोड़पति लड़के ने जो किया, सब कुछ जानने से पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली जाने वाली रात की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आकर रुकी तो ऐसा लगा जैसे किसी थकी हुई जिंदगी ने आखिरी सांस लेकर खुद को रोक लिया हो। भीड़ अपने चरम पर थी, हर तरफ शोर, धक्का मुक्की, आवाजें, और उस सबके बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया हो। उसका नाम था संध्या। उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वो किसी बूढ़ी औरत से भी ज्यादा गहरा था। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बैग कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। दिल के अंदर हजारों सवाल, हजारों टूटे सपने और एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर अपना दर्द बता रही थी। कुछ ही दिन पहले उसके पति राकेश की मौत हो गई थी। एक सड़क हादसा, एक पल में सब खत्म। जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, जो उसका सहारा था, उसकी दुनिया था, वो बिना कुछ कहे उसे अकेला छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से संध्या की जिंदगी में जैसे अंधेरा ही अंधेरा छा गया। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके अपने ससुराल वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अब तू हमारे किस काम की? ये शब्द उसके दिल को हर पल चीरते रहते थे। जिस घर को उसने अपना समझा था, वहां से उसे ऐसे निकाल दिया गया जैसे वो कोई बोझ हो। उस दिन संध्या ने समझ लिया था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, ना कोई अपना, ना कोई सहारा। बस एक उम्मीद बची थी, दिल्ली। शायद वहां जाकर उसे कोई काम मिल जाए, शायद जिंदगी फिर से शुरू हो सके। उसने एक गहरी सांस ली और ट्रेन के दरवाजे पर कदम रखा। यह कदम सिर्फ ट्रेन में चढ़ने का नहीं था, बल्कि एक नई, अनजान और डरावनी जिंदगी की तरफ बढ़ने का था। अंदर भीड़ इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लोग सीट के लिए लड़ रहे थे, कोई फोन पर चिल्ला रहा था, कोई हंस रहा था, कोई झगड़ रहा था। लेकिन इस भीड़ में भी संध्या अकेली थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, धक्कों के बीच खुद को संभालते हुए, और आखिरकार उसे एक कोने में नीचे की सीट मिल गई। वो चुपचाप बैठ गई। उसकी नजर खिड़की के बाहर थी, लेकिन वो बाहर कुछ नहीं देख रही थी। वो अपने अंदर झांक रही थी, अपने टूटे हुए अतीत में, अपने दर्द में, अपने सवालों में। अब क्या होगा? उसने मन ही मन खुद से पूछा, लेकिन जवाब कहीं नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। प्लेटफॉर्म पीछे छूटता गया और उसके साथ ही संध्या की पुरानी जिंदगी भी। रात गहराने लगी और उसी अंधेरे में उसका दर्द और भी गहरा होता जा रहा था। तभी सामने वाली सीट पर एक लड़का आकर बैठा। उम्र लगभग 30 साल, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में महंगी घड़ी, चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने अपना बैग रखा और बैठ गया। उसकी नजर एक पल के लिए संध्या पर पड़ी और फिर वो चुप हो गया। लेकिन कुछ था उस नजर में, जिज्ञासा नहीं बल्कि चिंता। संध्या ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने दर्द में इतनी डूबी हुई थी कि उसे आसपास की दुनिया का एहसास ही नहीं था। लेकिन वो लड़का बार बार उसे देख रहा था, उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। फिर उसने धीरे से कहा, आप ठीक हैं? उसकी आवाज में कोई बनावटीपन नहीं था,
कोई लालच नहीं था, बस एक सच्ची चिंता थी। संध्या चौंक गई। उसने पहली बार किसी की आवाज सुनी। उसने नजर उठाई और उस लड़के की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी, जैसे वो सच में उसकी परवाह कर रहा हो। संध्या ने नजर झुका ली। हां, मैं ठीक हूं। उसकी आवाज कांप रही थी और ये साफ बता रही थी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लड़के ने कुछ और नहीं पूछा। शायद वो समझ गया था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। चाय वाले की आवाज आई, चाय, चाय। लड़के ने 2 चाय ली और एक कप संध्या की तरफ बढ़ा दिया। संध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कभी कभी अजनबी की चाय भी दवा बन जाती है। ये शब्द सीधे संध्या के दिल में उतर गए। उसने धीरे से कप ले लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसके दर्द को बिना पूछे समझा था। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। उस खामोशी में भी एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। कोई नाम नहीं था उस रिश्ते का, लेकिन उसमें एक सुकून था। कुछ देर बाद लड़के ने पूछा, दिल्ली जा रही है? संध्या ने सिर हिलाया। हां, वहां कोई है आपका? यह सवाल सुनते ही संध्या की आंखें भर आई। वो कुछ सेकंड चुप रही, जैसे अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब कोई नहीं है। उसकी आवाज टूट गई। ये शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सच थे। लड़का चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी गहरी चिंता थी। वो समझ गया था कि ये औरत सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि पूरी तरह टूट चुकी है। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रात और भी गहरी हो गई। डिब्बे में हल्की रोशनी थी। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ फोन चला रहे थे और कुछ अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। लेकिन संध्या और वो लड़का दोनों एक ही खामोशी में बंध चुके थे। संध्या को नहीं पता था कि ये लड़का कौन है, क्या करता है, कहां से आया है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो है जो उसे इंसान समझ रहा है, जो उसके दर्द को महसूस कर रहा है। उसके दिल में पहली बार एक हल्की सी उम्मीद जगी। शायद ये सफर इतना अकेला नहीं होगा जितना उसने सोचा था। उधर वो लड़का भी कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ संध्या थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसे इस अजनबी औरत की इतनी चिंता हो रही है। उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी कमी जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। और आज पहली बार उसे लगा कि शायद वो कमी इस औरत के दर्द से जुड़ी हुई है। शायद भगवान ने उसे इस सफर में किसी खास वजह से भेजा है। रात धीरे धीरे बीत रही थी और उसी के साथ एक नई कहानी जन्म ले रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द था, अकेलापन था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। संध्या को नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। उसे नहीं पता था कि ये अजनबी लड़का कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक करोड़पति है, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन दिल से वो बेहद अकेला है। और शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी संध्या बनने वाली थी। ट्रेन रात के अंधेरे को चीरती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उसी रफ्तार से संध्या की जिंदगी भी एक अजीब मोड़ की तरफ जा रही थी। डिब्बे में हल्की पीली रोशनी थी। कुछ लोग गहरी नींद में थे, कुछ मोबाइल की स्क्रीन में खोए हुए थे, लेकिन संध्या की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। उसके अंदर इतना दर्द था कि हर सांस जैसे भारी लग रही थी। सामने बैठा वो लड़का भी अब तक जाग रहा था। उसकी नजरें कभी खिड़की के बाहर जाती, कभी संध्या पर टिक जाती, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो जो शब्दों से परे था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, नाम क्या है आपका? उसकी आवाज अब भी उतनी ही नरम थी।
संध्या ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। संध्या, अच्छा नाम है। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आर्यन। ये नाम सुनकर संध्या ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी हलचल जरूर हुई। इतने वक्त बाद उसने किसी अजनबी से अपना नाम साझा किया था। आर्यन ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, दिल्ली में क्या करेंगी? यह सवाल सीधा था, लेकिन जवाब बहुत भारी था। संध्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, पता नहीं, कोई काम ढूंढूंगी, जो मिल जाए। उसकी आवाज में थकान थी, बेबसी थी और एक डर भी था। अनजान शहर का डर, अकेलेपन का डर और असफलता का डर। आर्यन ने गौर से उसकी बात सुनी, फिर कुछ सोचते हुए बोला, दिल्ली आसान शहर नहीं है, वहां बिना सहारे के रहना मुश्किल होता है। यह सुनकर संध्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब डरने का कोई फायदा नहीं है। जब सब कुछ खो ही दिया है तो अब क्या डरना। उसके ये शब्द आर्यन के दिल में गूंज गए। उसने महसूस किया कि ये औरत बाहर से जितनी कमजोर दिख रही है, अंदर से उतनी ही मजबूत है। कुछ देर दोनों फिर चुप हो गए। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर हलचल थी। लोग चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, आवाजें गूंज रही थी। तभी एक आदमी डिब्बे में चढ़ा और जोर जोर से सीट के लिए लड़ने लगा। उसका व्यवहार काफी रूखा था। वो सीधे संध्या के पास आया और बोला, ये सीट मेरी है, उठो यहां से। संध्या घबरा गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं पहले से बैठी हूं। आदमी गुस्से में चिल्लाया, समझ में नहीं आता क्या? उठो यहां से। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी देखने लगे। संध्या के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी आर्यन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब वो शांति नहीं थी, बल्कि एक सख्ती थी। उसने उस आदमी की तरफ देखा और ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, जितनी जोर से बोल रहे हो उतनी ही समझदारी भी दिखाओ। ये सीट इनकी है और ये यही बैठेंगी। आदमी ने आर्यन को घूरा, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, वो जो गलत के खिलाफ खड़ा होता है। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि आदमी एक पल के लिए चुप हो गया। आसपास के लोग भी अब आर्यन का साथ देने लगे। आदमी बड़बड़ाते हुए वहां से हट गया। संध्या ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी राहत भी थी। इतने दिनों बाद किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू मत कहिए, इंसानियत अभी मरी नहीं है। यह शब्द सुनकर संध्या का दिल भर आया। उसे लगा जैसे ये लड़का सिर्फ मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसे फिर से जीने की वजह दे रहा है। ट्रेन फिर से चल पड़ी। अब माहौल थोड़ा बदल चुका था। संध्या पहले से थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। उसने पहली बार खुद से बात शुरू की, आप क्या करते हैं? आर्यन ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया, बस थोड़ा बहुत बिजनेस है। उसने जानबूझकर ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि उसकी पहचान इस बातचीत के बीच दीवार बन जाए। संध्या ने सिर हिलाया, अच्छा है, कम से कम आपको जिंदगी में सब कुछ मिला। ये कहते वक्त उसकी आवाज में दर्द छुपा नहीं था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, सब कुछ? उसने धीरे से कहा, अगर सब कुछ होता तो शायद मैं भी आज इतना अकेला नहीं होता। यह सुनकर संध्या चौंक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का भी अंदर से टूटा हुआ है। शायद हर इंसान के पास अपना अपना दर्द होता है, बस वो दिखता नहीं है। दोनों के बीच अब एक नई समझ बन चुकी थी, दर्द की समझ, अकेलेपन की समझ। रात और भी गहरी हो गई थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर एक नई रोशनी जन्म ले रही थी। संध्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, क्या यह मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और? उधर आर्यन भी यही सोच रहा था।
क्यों इस अजनबी की तकलीफ मुझे इतनी अपनी लग रही है। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इन दोनों की कहानी अभी शुरू ही हुई थी और उन्हें नहीं पता था कि आने वाला हर पल उनकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है, जहां सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो इंसानियत को रुला देगा। रात अब आधी से भी ज्यादा बीत चुकी थी। ट्रेन की रफ्तार वही थी, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। संध्या और आर्यन के बीच की खामोशी अब अजनबी नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें एक अपनापन घुल चुका था। डिब्बे में ज्यादातर लोग सो चुके थे। सिर्फ खिड़की के बाहर भागती अंधेरी दुनिया और अंदर जलती हल्की रोशनी इस सफर की गवाह थी। संध्या ने धीरे से सिर सीट से टिकाया, लेकिन आंखें अब भी खुली थी। उसके मन में बीते दिनों की तस्वीरें बार बार घूम रही थी। राकेश के साथ बिताए हुए पल, उसकी हंसी, उसके सपने, और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो जाना। उसकी सांस भारी हो गई। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द की एक सीमा होती है। उसके बाद वो खुद रास्ता बना लेता है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि कोई देख न सके, लेकिन आर्यन की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं था। उसने बिना कुछ कहे अपने बैग से एक रुमाल निकाला और धीरे से उसकी तरफ बढ़ा दिया। संध्या ने उसकी तरफ देखा। उस एक छोटे से इशारे में इतनी संवेदना थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने रुमाल लिया और आंसू पोंछने लगी। हर दर्द को अकेले सहना जरूरी नहीं होता, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। यह सुनते ही संध्या का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उसने पहली बार अपने दिल का दरवाजा थोड़ा सा खोला। जब अपने ही साथ छोड़ दें तो अजनबियों से क्या उम्मीद करें। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी अजनबी ही अपने बन जाते हैं। और अपने, अजनबी, ये शब्द दोनों के बीच एक गहरी सच्चाई बनकर उतर गए। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर अचानक संध्या ने खुद से हार मानते हुए कहा, मैं बहुत डर रही हूं। ये कहते ही उसकी आवाज कांप गई। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। किससे? इस शहर से, इस जिंदगी से, अकेलेपन से। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। इतने दिनों का दर्द जैसे बाहर आ रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, डर को जितना छुपाओगी वो उतना ही बढ़ेगा, लेकिन अगर उसका सामना करोगी तो वो खुद खत्म हो जाएगा। संध्या ने उसकी आंखों में देखा। उसमें एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो सच में उसके साथ खड़ा हो। उस पल संध्या को पहली बार लगा कि शायद वो पूरी तरह अकेली नहीं है। तभी ट्रेन अचानक झटका खाकर धीमी हो गई। एक सुनसान सा स्टेशन आया, जहां रोशनी भी बहुत कम थी। कुछ लोग नीचे उतरे, कुछ चढ़े। माहौल थोड़ा अजीब सा था। तभी दो संदिग्ध आदमी डिब्बे में चढ़े। उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो किसी मौके की तलाश में हों। संध्या ने उन्हें देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो और सिमट कर बैठ गई। उन दोनों की नजर आखिरकार संध्या पर आकर टिक गई। उनमें से एक मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गंदगी साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। संध्या का डर अब उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने घबराकर आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने भी स्थिति को समझ लिया था। जैसे ही वो आदमी पास आए, उनमें से एक ने बेहुदे अंदाज में कहा, अकेली हो क्या? उसके शब्दों में ऐसी गंदगी थी कि संध्या के हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, आर्यन खड़ा हो गया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर जोर से झटका। दिमाग ठीक है तुम्हारा? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी कि दोनों आदमी एक पल के लिए घबरा गए। चुपचाप निकल जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। आसपास के कुछ लोग भी अब जाग चुके थे। माहौल बदलते देख वो दोनों आदमी बड़बड़ाते हुए वहां से हट गए और दूसरे डिब्बे की तरफ चले गए। संध्या ये सब देखकर सन्न रह गई।
उसका डर धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप नहीं होते तो। आर्यन ने बीच में ही रोक दिया, कुछ नहीं होता, क्योंकि अब आप अकेली नहीं हैं। ये शब्द सुनकर संध्या की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि राहत के थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल पर मरहम रख दिया हो। ट्रेन फिर से चल पड़ी। रात अब खत्म होने की तरफ बढ़ रही थी। हल्की हल्की सुबह की आहट आने लगी थी। संध्या अब पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। उसने धीरे से कहा, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं अकेले होने का दर्द क्या होता है। संध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आपके पास तो सब कुछ है। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उसकी इस बात में एक गहरा राज छुपा था, जिसे वो अभी बताना नहीं चाहता था, लेकिन इतना साफ था कि वो भी अंदर से टूटा हुआ है। दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे नाम देना मुश्किल था। ना दोस्ती, ना प्यार, बस एक एहसास, एक जुड़ाव जो दिल से दिल तक पहुंच चुका था। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और दोनों के चेहरों पर पड़ी। एक नई शुरुआत का संकेत था ये, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो न सिर्फ उनके रिश्ते की परीक्षा लेगा, बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख देगा। सुबह की पहली किरण जैसे ही ट्रेन की खिड़की से अंदर आई, संध्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रात की थकान अब भी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद इसलिए क्योंकि इतने दिनों बाद उसे किसी का साथ महसूस हुआ था। ट्रेन अब दिल्ली के करीब पहुंच रही थी। बाहर का नजारा बदल चुका था। खेतों की जगह अब इमारतें थी, छोटे स्टेशनों की जगह बड़े प्लेटफॉर्म और सन्नाटे की जगह शोर। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, संध्या का दिल भी तेज धड़कने लगा। ये वही शहर था जहां उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी, लेकिन कैसे, ये उसे खुद भी नहीं पता था। उसने धीरे से आर्यन की तरफ देखा। वो अब भी जाग रहा था, खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहा हो। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। दिल्ली आ गया, किसी ने जोर से कहा। भीड़ एक बार फिर से सक्रिय हो गई। लोग जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। संध्या ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। वो खड़ी हुई, लेकिन उसके कदम जैसे रुक गए। ये शहर उसके लिए पूरी तरह अनजान था। वो एक पल के लिए वही खड़ी रह गई। तभी आर्यन ने उसकी तरफ देखा। चले? उसकी आवाज में वही भरोसा था जो पूरी रात उसके साथ रहा था। संध्या ने हल्के से सिर हिलाया और उसके साथ चलने लगी। दोनों ट्रेन से नीचे उतरे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ का सैलाब था। हर कोई अपने अपने रास्ते भाग रहा था, लेकिन इन दोनों के कदम धीरे धीरे चल रहे थे। स्टेशन के बाहर निकलते ही दिल्ली का असली चेहरा सामने था। हॉर्न की आवाजें, भागती गाड़ियां, लोगों की भीड़ और हर तरफ एक अजीब सी भागदौड़। संध्या ने चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मैं कहां जाऊं? यह सवाल उसके अंदर के डर को बाहर ले आया। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। संध्या ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या वो इस अजनबी पर भरोसा कर सकती है? लेकिन फिर उसे याद आया कि पूरी रात उसने जिस तरह उसका साथ दिया, जिस तरह उसकी रक्षा की, वो सब झूठ नहीं हो सकता। फिर भी उसने धीरे से पूछा, कैसी मदद? आर्यन ने सीधा जवाब दिया, मैं आपको रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दिला सकता हूं, और काम भी। यह सुनकर संध्या के मन में उम्मीद की एक किरण जगी,
लेकिन साथ ही डर भी था। कहीं ये सब किसी जाल का हिस्सा तो नहीं। उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना। आर्यन ने तुरंत कहा, आप बोझ नहीं हैं, और ना ही मैं आपको कोई एहसान जता रहा हूं, बस इंसानियत निभा रहा हूं। ये शब्द इतने सच्चे थे कि संध्या कुछ कह नहीं पाई। उसने धीरे से सिर झुका लिया। ठीक है। आर्यन उसे स्टेशन के बाहर लेकर आया। वहां एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। ड्राइवर तुरंत बाहर आया और सम्मान से बोला, सर। ये देखकर संध्या चौंक गई। उसने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। ये आपकी कार है? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हां। अब संध्या को समझ आने लगा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उसका दिल फिर से घबराने लगा। आप असल में है कौन? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सच जानकर शायद आप डर जाएंगी। संध्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस ली। मैं आर्यन मल्होत्रा हूं। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। ये नाम सुनते ही संध्या जैसे जड़ हो गई। उसने कई बार इस नाम को सुना था। एक बड़ा बिजनेस टाइकून, करोड़ों की कंपनी, बड़ा नाम। और वही इंसान उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ से बैग लगभग गिर गया। आप, इतने बड़े आदमी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे अचानक अपनी हालत याद आई। एक बेसहारा विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं, और सामने खड़ा था एक करोड़पति। उसे लगा जैसे दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। वो एक कदम पीछे हट गई। मुझे माफ कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आर्यन चौंक गया। क्यों? संध्या ने नजरें झुका ली। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। मैं आपकी जिंदगी में फिट नहीं बैठती। उसकी आवाज में हीनता नहीं, बल्कि सच्चाई थी। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसके करीब आया। दुनिया का फर्क दिल से बड़ा नहीं होता। उसने धीरे से कहा, मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप इंसान हैं। यह सुनकर संध्या की आंखें भर आई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ भरोसा। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने आखिरकार कहा, अगर मैं आपके साथ चली तो क्या आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? यह सवाल उसके दिल की गहराई से निकला था। आर्यन ने बिना सोचे कहा, कभी नहीं। ये शब्द जैसे एक वादा बन गए। संध्या ने धीरे से सिर हिलाया और कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। रास्ते में संध्या खिड़की से बाहर देख रही थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और एक नई दुनिया जो उसके लिए पूरी तरह अनजान थी। कुछ ही देर में कार एक बड़े बंगले के सामने आकर रुकी। गेट अपने आप खुल गया। अंदर हरियाली, बड़ा लॉन और एक शानदार घर। संध्या ने कभी सपने में भी ऐसी जगह नहीं देखी थी। उसका दिल फिर से घबराने लगा। वो धीरे धीरे कार से उतरी। हर कदम जैसे भारी था। ये आपका घर है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। हां। अंदर जाते ही नौकर चाकर लाइन में खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। ये सब देखकर संध्या और भी असहज हो गई। उसे लगा जैसे वो यहां की नहीं है। वो खुद को छोटा महसूस करने लगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि वो क्या महसूस कर रही है। उसने तुरंत कहा, सब लोग, ये संध्या है और ये यहां मेरी मेहमान है। इनका पूरा ध्यान रखा जाए। उसकी आवाज में आदेश भी था और सम्मान भी। संध्या ने पहली बार महसूस किया कि वो यहां सिर्फ दया की वजह से नहीं, बल्कि सम्मान के साथ आई है। उसे एक कमरे में ले जाया गया। कमरा इतना बड़ा और सुंदर था कि वो कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं सच में यहां रह सकती हूं? उसने खुद से पूछा। तभी दरवाजा खटखटाया गया। आर्यन अंदर आया। उसने धीरे से कहा, आप आराम कर लीजिए, और हां, ये घर आपका भी है। ये सुनते ही संध्या का दिल भर आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर के अंदर सिर्फ आराम नहीं,
बल्कि एक ऐसा सच छुपा है जो उसकी जिंदगी को फिर से हिला देगा। उसी वक्त नीचे हॉल में एक औरत खड़ी थी, आर्यन की बिजनेस पार्टनर नैना। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिमाग में सवाल, ये लड़की कौन है और आर्यन इसे घर क्यों लेकर आया है। उसकी नजरों में एक शक था और यह शक जल्द ही तूफान बनने वाला था। ऊपर कमरे में खड़ी संध्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह को वो अपनी नई शुरुआत समझ रही है, वही जगह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। दिल्ली के उस आलीशान घर की चमक जितनी बाहर से सुकून देने वाली थी, अंदर उतनी ही उलझनों से भरी हुई थी। संध्या अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। सामने फैला बड़ा सा लॉन, दूर तक फैली हरियाली और हल्की हवा जो उसके चेहरे को छू रही थी। लेकिन उसके मन में सुकून नहीं था। वो बार बार यही सोच रही थी कि क्या उसने सही फैसला लिया है। एक अजनबी के साथ इस तरह उसके घर आ जाना क्या सच में ठीक था। तभी दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज आई और बिना इंतजार किए दरवाजा खुल गया। सामने खड़ी थी नैना। उसकी आंखों में सवाल नहीं, सीधा आरोप था। उसने संध्या को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे लहजे में बोली, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो। संध्या एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मैं संध्या हूं और आर्यन जी मुझे यहां लेकर आए हैं। नैना हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी में तिरस्कार साफ झलक रहा था। ओ, तो अब आर्यन किसी को भी घर लाने लगे हैं। उसकी बातों में ऐसा जहर था कि संध्या के दिल में चुभ गया। उसने धीरे से कहा, मैं यहां किसी लालच से नहीं आई हूं। नैना तुरंत पास आई और आंखों में आंखें डालकर बोली, हर कोई यही कहता है, लेकिन सच कुछ और होता है। उसके शब्दों ने माहौल को और भारी कर दिया। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई, नैना बस करो। दोनों ने मुड़कर देखा। आर्यन गुस्से में था। वो आगे बढ़ा और नैना से कहा, ये मेरी मेहमान है और इनसे इस तरह बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नैना ने तड़क कर जवाब दिया, मेहमान या कुछ और, तुम बदल रहे हो आर्यन, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, मैं वही हूं और रहूंगा, लेकिन तुम्हारी सोच जरूर बदलनी चाहिए। ये सुनकर नैना का चेहरा और सख्त हो गया। उसने एक आखिरी नजर संध्या पर डाली और वहां से चली गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। संध्या ने नजरें झुका ली। मुझे यहां नहीं रहना चाहिए था। आर्यन ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए, गलती आपकी नहीं है। लेकिन संध्या के मन में अब तूफान उठ चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से आर्यन की जिंदगी में परेशानी आ रही है। उसने धीरे से कहा, मैं चली जाऊंगी। आर्यन ने उसका हाथ हल्के से रोकते हुए कहा, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैंने वादा किया है और मैं अपना वादा निभाऊंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि संध्या चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में डर अब भी था। उसी शाम नीचे हॉल में नैना और आर्यन के बीच फिर बहस हुई। नैना गुस्से में बोली, तुम उस लड़की को नहीं जानते, वो तुम्हारे पैसे के पीछे है। आर्यन ने सख्त नजरों से देखा, हर किसी को अपने जैसा मत समझो, वो अलग है। नैना हंसी, दुनिया में कोई अलग नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, बस मौके का इंतजार करते हैं। आर्यन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर तुम उसे समझ नहीं सकती तो कम से कम उसे जज भी मत करो। ये सुनकर नैना और भड़क गई। ठीक है, फिर देखती हूं कब तक तुम्हारा ये भरोसा टिका रहता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक साजिश भी थी। उधर संध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा, एक साधारण सी औरत जो अचानक इस चमकदार दुनिया में आ गई थी। उसने खुद से कहा, मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर उसे आर्यन के शब्द याद आए, उसका भरोसा, उसका साथ। वो उलझन में पड़ गई। रात गहराने लगी, लेकिन इस घर में शांति नहीं थी। हर कोई अपने अपने विचारों में उलझा था। अगले दिन सुबह जब संध्या नीचे आई तो नौकरों का व्यवहार बदला हुआ था। कुछ फुसफुसा रहे थे,
कुछ अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि नैना ने कुछ कहा है। उसका दिल टूटने लगा। उसने सोचा था कि यहां उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन अब वही सवाल उसके सामने खड़ा था, क्या वो सच में यहां की है? तभी आर्यन वहां आया। उसने सबकी नजरें देखी और समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने जोर से कहा, इस घर में किसी को भी संध्या के बारे में कुछ भी गलत कहने का हक नहीं है। ये सुनकर सब चुप हो गए। संध्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ एक विश्वास भी था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। नैना का शक अब एक खेल बनने वाला था, और इस खेल में सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी भरोसे को। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस घर में उठे तूफान अभी शांत नहीं हुए थे। नैना ने ठान लिया था कि वो संध्या को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। अगले दिन उसने अपनी चाल चल दी। ऑफिस के कुछ जरूरी कागज गायब कर दिए गए और इल्जाम सीधा संध्या पर लगाया गया। पूरे घर में ये बात आग की तरह फैल गई कि संध्या ने चोरी की है। नौकर फुसफुसाने लगे। माहौल भारी हो गया। संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी आर्यन वहां आया। उसने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? नैना ने तुरंत कहा, तुम्हारी इस भरोसेमंद मेहमान ने तुम्हारे ही घर में चोरी की है। सबूत भी है। उसने कागज दिखाए जो संध्या के कमरे से मिलने का दावा किया गया था। आर्यन ने एक नजर संध्या पर डाली। उसकी आंखों में डर था, लेकिन झूठ नहीं था। उसने धीरे से कहा, संध्या ऐसा नहीं कर सकती। नैना हंस पड़ी, तुम्हारा भरोसा ही तुम्हें डुबो देगा। अगर सच जानना है तो कैमरे चेक कर लो। ये सुनते ही सब चुप हो गए। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। कुछ पल के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। जैसे ही वीडियो चला, सच सामने आ गया। उसमें साफ दिख रहा था कि नैना खुद रात में संध्या के कमरे में गई और कागज रखकर बाहर आई। ये देखते ही सबके चेहरे बदल गए। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि सच के थे। आर्यन ने गुस्से में नैना की तरफ देखा। तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती थी। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, तुम अपने अहंकार को बचाना चाहती थी। उसने तुरंत फैसला सुनाया, आज के बाद तुम्हारा इस कंपनी और इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चुपचाप वहां से चली गई। माहौल में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने संध्या की तरफ देखा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ये सब सहने से नहीं बचा पाया। संध्या ने सिर हिलाया। गलती आपकी नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं अब समझ गई हूं कि हर जगह बुराई नहीं होती। कुछ लोग सच में अच्छे भी होते हैं। आर्यन की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, और कुछ लोग दर्द से निकलकर और भी मजबूत बन जाते हैं। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, ना अमीरी का फर्क, ना हालात का। सिर्फ एक रिश्ता था जो भरोसे और इंसानियत पर टिका था। कुछ दिन बाद संध्या ने उसी घर में अपने लिए एक नई शुरुआत की। उसने काम संभाला, खुद को मजबूत बनाया और धीरे धीरे उस दर्द से बाहर निकल आई जो कभी उसकी पहचान बन गया था। आर्यन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब एक सहारे की तरह नहीं, बल्कि एक बराबरी के साथी की तरह। एक दिन शाम को वही लॉन में खड़े होकर आर्यन ने कहा, उस दिन ट्रेन में अगर आप नहीं मिलती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि इंसानियत क्या होती है। संध्या मुस्कुरा दी, और अगर आप नहीं मिलते तो शायद मैं फिर से जीना नहीं सीख पाती। हवा हल्की चल रही थी और सूरज ढल रहा था। एक नई शुरुआत का संकेत था। दर्द भरी कहानी अब एक उम्मीद में बदल चुकी थी। और उस दिन यह साबित हो गया कि जब इंसानियत जिंदा होती है तो सबसे बड़ा जख्म भी भर जाता है। अब जरा एक पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए,
अगर आप उस ट्रेन में होते जहां भीड़, शोर और अजनबी चेहरों के बीच एक टूटी हुई, बिखरी हुई संध्या बैठी थी, जिसके पास ना घर था, ना सहारा, ना कोई अपना, और उसी डिब्बे में एक करोड़पति आर्यन मौजूद था, तो आप क्या करते? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह उसकी हालत देखकर नजरें फेर लेते और सोचते कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर आर्यन की तरह उसकी खामोशी के पीछे छुपे दर्द को समझने की कोशिश करते? और अगर आप आर्यन की जगह होते, जहां एक तरफ आपकी इज्जत, आपका नाम, आपका बिजनेस और समाज की नजरें थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी औरत थी जिसे हर किसी ने ठुकरा दिया था, तो क्या आप भी डर जाते कि लोग क्या कहेंगे, या फिर सब कुछ दांव पर लगाकर इंसानियत का साथ देते? और अगर आप संध्या की जगह होते, जहां हर मदद के पीछे शक होता है, हर मुस्कान के पीछे डर होता है, हर हाथ में कोई छुपी हुई नीयत होती है, तो क्या आप किसी पर भरोसा करने की हिम्मत जुटा पाते, या फिर अपनी जिंदगी उसी डर के अंधेरे में गुजार देते? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई पल आ जाए जहां आपके एक फैसले से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हो, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे, या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर पीछे हट जाएंगे? सच सच सोचिए, क्योंकि जिंदगी हमें ऐसे मौके बहुत कम देती है जहां हम तय कर सकें कि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, या फिर इंसानियत के लिए भी। अब दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, अगर आपको चुनना हो दौलत, नाम और समाज, या फिर भरोसा, सच्चाई और इंसानियत, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। आपका जवाब ही बताएगा कि आप अंदर से कितने अमीर हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चे दिल और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञानी प्रजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।